अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड। Sure, you can easily ask. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू प्लीज गिव मी द इंट्रोडक्शन ऑफ योर कंपनी एंड योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद दाऊद एज बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय कंपनी। कंपनी का जो नेम है वो थिंकटेक्स है। थिंकटेक्स पूरी दुनिया में 3 जगह पे काम कर रही है। ये एक IT बेस्ड कंपनी है। इसमें जो स्पेशलाइज है AI है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, वेब डिज़ाइन है, डेवऑप्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और इस तरह की फैसिलिटीज़ या प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग है। इस पे हम सारे ये कंपनी काम कर रही है। जो इस कंपनी का जो असल थीम है वो साइबर सिक्योरिटी और AI को लेके है। थिंकटेक को स्टार्ट करने का जो असल मकसद है बिहाइंड इट कि वी नीड इन इनोवेशन इन पाकिस्तान एज बीन AI इज वर्किंग इन ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान या ग्लोबली AI किसी न किसी चीज़ को चेंज कर रहा है। तो हमारा थिंकटेक को ये था कि अगर कोई चीज़ ग्लोबली चेंज होती है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें विद इन पाकिस्तान भी, या हम उसको ये देखें कि यार इसकी इम्प्लीमेंटेशन से हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। सो थिंकटेक डिज़ाइन की। थिंकटेक से पहले हमारे पास इंटेलिजेंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, थिंकटेक है। थिंकटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो हमारे पास एक अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, हम उसमें ट्रेनिंग भी करवाते हैं। उसमें हमने और सेपरेट कंपनीज इस ग्रुप में कितनी कंपनीज आती हैं? थिंकटेक इटसेल्फ 3 कंपनीज को लेता है, इंटेलिजेंस इटसेल्फ 5 कंपनीज को डील कर रहा है। सो 3 कंट्रीज में है, UK, USA एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे पास 3 ऑफिसेज हैं। एक हमारा आरपा ग्रीन टावर में 8th फ्लोर पे है, एक हमारा लिंक आर्केड में है और तीसरा हमारा जो है एयरलाइन सोसाइटीज़ में एक पूरा टावर बन रहा है। सो अभी करेंटली जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो 205 है, लेकिन ग्रेजुअली ये इंक्रीज होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं। उनको कंप्यूटर साइंस हो गया, BBA हो गया, BBIT हो गया, MBA हो गया। सो वी नीड अ पीपल जो इनोवेशन माइंड रखते हैं अपने साथ। हम उनको हायर करते हैं। कुछ लोग रिमोटली काम कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान। फिर थिंकटेक का एक मेजर प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि मैं उसमें ये भी कहूँगा कि आप लोग भी उसमें अपने आप को इंक्लूड करो। वो मेगन है, मेडिकल 3rd जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम। उसमें हमने एक AI को इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम मेडिकल को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया की फील्ड्स इकट्ठी आ गई हैं। उसमें HR भी है, उसमें फार्मेसी भी है, फिर उसमें डी फार्मेसी के भी आ जाते हैं, एक्सरेज आ जाते हैं, सो मेडिकल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर डेटा साइंस एनालिस्ट आ जाते हैं, AI के सिस्टम आ जाते हैं, पाइथन स्क्रिप्टिंग आ जाती है, प्रोग्रामिंग आता है, BBA वाला बच्चा आ जाता है बीच में जिसने ये सीखना है कि हाउ टू डू मार्केट समथिंग, तो वो भी उसके एक स्किल का पार्ट है। तो ये टोटल एक गोल कह लो, एक सिनेरियो कह लो जो हमने थिंकटेक को लेकर स्टार्ट किया हुआ है। जी ठीक है सर। आपकी लाइफ कैसी है एज एन एंटरप्रेन्योर? खुश हैं, सैड हैं? अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, इसके अंदर इमोशंस नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। ना वो सैड है ना वो हैप्पी है। एग्जॉस्टेड हो सकता है, तब एग्जॉस्टेड इंसान कब होता है? ये ना एक ऐसा एक डिलीमा है, ये कह लो कि एक ऐसा एक सिचुएशन है। आपके पास काम आया हुआ है, समटाइम्स होता है ऐसे कि आपके पास काम है, आपके पास टीम काम करने वाली नहीं है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपके पास काम नहीं है, टीम पड़ी हुई है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपके पास फंड्स नहीं बन रहे, आपने टीम को सैलरीज पे करने हैं, आप एग्जॉस्टेड वाली साइड पे चले जाओगे। सैडनेस इसमें नहीं है। इसमें हैप्पीनेस कब होती है? हैप्पीनेस के ना छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। अब वो छोटा मॉड्यूल क्या है हैप्पीनेस का, कि जब इंसान हैप्पी होता है ना, तो जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा यू आर हैप्पी टू गो विद द प्रोजेक्ट। लेकिन सैडनेस जैसा इसमें कुछ नहीं, इमोशंस है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक एन इमोशन एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप इमोशंस को एज एन एंटरप्रेन्योर में काउंट करोगे तो आप 0 लेवल पे हो। क्यों? क्योंकि समटाइम्स आपके इमोशंस आपको नीचे भी गिराते हैं। कि अगर आपके साथ कोई बंदा काम कर रहा है, वो आपके साथ इमोशनली अटैच है, अगर काम नहीं हो रहा आप ऊपर से नीचे गिरोगे, क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली एग्जॉस्टेड हो रहे हो या अटैच हो रहे हो या सैडनेस आ रही है। तो एंटरप्रेन्योर में देयर इज नथिंग लाइक एन इमोशन एंड फीलिंग्स। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी लाइक अ रोबोट। अगर आप रोबोट हो, अगर आप अपने सेंसेस में रह के काम कर रहे हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बिजनेसमैन ये होता है, उसके पास पैसा होता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसे के अगेंस्ट पे पैसा रीजनरेट करता है। एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं है। जब उसका पैसा नहीं होता ना, तो उसके पास इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं। सो यू हैव टू अबॉलिश ऑल द इमोशंस इफ यू हैव। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, देयर इज नथिंग लाइक एन इमोशन। इसमें एग्जॉस्टेड है, ना सैडनेस है, ना कोई और इमोशन है। लेकिन हैप्पीनेस कभी हैप्पीनेस इज अ लिटिल स्टेजेस।
वो लिटिल स्टेज कब है? व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्ट एट यू कंप्लीटेड बिफोर टाइम एंड यू गेट द मनी, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तब आपके बारे में न्यारे हो गए। लेकिन बिफोर दैट देयर इज नथिंग लाइक एन हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग लाइक अ सैडनेस। एग्जॉशन है बहुत ज़्यादा, हाई एग्जॉशंस है, हाई प्री एग्जॉशंस है। क्यों? द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, दैट द थिंग्स दैट यू आर क्रिएटिंग, आपको आगे से आउटपुट नहीं आया, एग्जॉस्ट। आपको आगे से फंड्स जनरेट नहीं, आपकी टीम को आपने सैलरीज पे करनी है, हाउ यू गोना पे द सैलरीज टू द टीम्स? आप तभी पे कर सकते हो उस टीम को सैलरीज व्हेन यू हैव योर बैकअप। एंटरप्रेन्योर को अपना बैकअप खुद से जनरेट करना पड़ता है, बिजनेसमैन के पास होता है, एंटरप्रेन्योर रीजनरेट करता है फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसके पास इमोशंस नहीं है। सो देयर इज नथिंग लाइक कि आप सैड हो, हैप्पी हो या कुछ ऐसे हो, तो इसमें इमोशंस नहीं है, इमोशनल स्टेट्स नहीं है। कौन सी स्टेज लाइफ की ऐसी थी जहाँ पे आपने सोचा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, ये सोच कब आई? जब आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो ना, तो सबसे मजे की चीज़ होती है जब आप जॉब कर रहे हो ना, आपकी जेब में सिर्फ उतने पैसे हैं, आपने ना बहुत सी चीज़ें सोचनी है। यार मेरे पास, मैंने ये एक चीज़ परचेज करनी है, 5-7 लाख की चीज़ें मैं कैसे परचेज करूँगा? वो आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। यार अगर मेरे पास 80,000 सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, तो 1.5 लाख सैलरी में से आप 5.5 लाख का फ़ोन कैसे परचेज करोगे? गाड़ी कैसे परचेज करोगे? इट मीन्स कि यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो कैसे सोच आई? बैचलर्स में ना मेरे क्लास वाले बड़े अमीर थे, मैं तो स्कॉलरशिप पे किसी ना किसी तरीके से घुस गया अंदर। मेरे क्लास वाले बड़े अमीर, उन्होंने क्या करना जी, रोज़ डेली का बाहर से जाके खाना खाना। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने क्या करना जी, मैंने जो उनकी शक्लें देखी। सेकंड सेमेस्टर मुझे अक्ल आई कि यार वो तो अमीर वाले के बच्चे हैं, मेरे पास क्या है? मेरे पास दिमाग तो था लेकिन यूज़ करने का वे नहीं था। सो आई स्टार्टेड कि यार इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। अब मेरे ज़माने में इंटरनेट की स्पीड कम थी, आपके ज़माने में तो खैर इंटरनेट की जीबीस में स्पीड आ रही है, उसमें केबीस में होती थी, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता था। सो आई स्टार्टेड कि यार अच्छा ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ। सो आई स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट। ब्लॉग्स होते थे, फिर कंटेंट होता था, वीडियोस वगैरह होती थी, वीडियोग्राफी होती थी। हमारे यहाँ पे ना एक बड़े मजे की चीज़ है, आप किसी एंटरप्रेन्योर को देखोगे ना तो वो ना पहले कैमरे के आगे आएगा नहीं, कैमरे के आगे आएगा हिचकिचाएगा, उसको डायलॉग्स की, स्क्रिप्ट की, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर शो करवाते हैं। और हमारे कंट्री में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, एंटरप्रेन्योर वही बनाता है जिसने कभी एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड कदम ही नहीं रखा। उसको नहीं पता कि लॉस कब होता है, उसको नहीं पता कि लॉस कितना होता है, उसको ये भी नहीं पता कि अगर लॉस हो गया है तो पूरा कहाँ से करना है, लॉस पूरा कैसे होता है, कहाँ से होगा, किस तरह होगा, कितना होगा, कंपनीज में सैलरीज आपने निकालनी है। सो उस एज में व्हेन आई वाज 24 आई स्टार्ट माय ओन कंपनी। मैंने क्यूडी टेक से स्टार्ट किया, मुझे लॉस हुआ, मुझे सीखने को मिला। उसके बाद मल्टीपल कंपनी स्टार्ट की, मुझे सीखने को मिला। इंटेलिजेंस स्टार्ट की 2015 में, वो करते कराते ग्रुप ऑफ कंपनीज में ले आए। फिर थिंक टेक स्टार्ट की। अब थिंक टेक हमने पाकिस्तान में क्यों रखी कि जब देखा कि कोविड के बाद पाकिस्तान में कुछ नहीं है किसी के पास, लोगों को डायरेक्शन नहीं मिली, लोगों को जॉब से मिली, तो थिंक टेक से हमने क्या किया, रिमोटली जॉब्स का एक्सेस बढ़ाया कि एक्सेस मिले रिमोटली जॉब्स, चाहे वो छोटी सी जॉब है चाहे वो बड़ी सी जॉब है, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट द जॉब। सो बैचलर्स में सोचा, करते कराते फॉर पास्ट 15 ईयर्स। लेकिन एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ना एक चीज़ होती है, सक्सेस आपकी 1-2 सालों में नहीं है। जैसे आई हैव स्पेंड माई 15 ईयर्स इन दैट फील्ड कि अच्छा यार मुझे कुछ खुद से करके मुझे फ्रीली बैठना दिमाग से, लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी सोच होती है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्री बैठ सकता है, क्योंकि अगर आप एक दिन फ्री बैठ गए द नेक्स्ट डे योर बैलेंस इज जीरो। सो यू हैव टू थिंक डे बाय डे हाउ टू रीजनरेट द मनी फ्रॉम द मनी यू हैव। सो एंटरप्रेन्योर ये होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है अगर आपके पास पैसा है ना, उस पैसे को रीजनरेट कैसे करना है उसको लगाने के बाद, तो आपका फिर बैंक अकाउंट नहीं खाली होगा, दिमाग जरूर खाली हो सकता है। आपने अपने बिजनेस में अचीव क्या किया है, जो कि आपने पहले उसे गोल बनाया और फिर उसे अचीव किया? हर एक बंदे की ना एक ख्वाहिश होती है। सो आई ऑलवेज टेल समथिंग, जो आपकी ख्वाहिश है ना, जो विश है, उसको नीड में कन्वर्ट कर दो, फिर आपने उसको लेना है। मैंने अपनी एक बनाई थी कि आई हैव माई ओन कंपनीज, मेरी रजिस्टर्ड हो, मैं बाहर की कंट्री बड़ी फ्रीली ट्रैवल करूँ, मैं वो ट्रैवल करता हूँ। वेस्ट थी कि जी भाई बाइक्स हों,
मोबाइल फ़ोन्स हों, सिस्टम्स हों, एक अपना ऑफिस हो, एक पूरा पीछे अंडर एक स्टाफ काम कर रहा हो, एक फैमिली की तरह, वो सारा कुछ अचीव कर लिया। अब वो अचीवमेंट आई कैसे कि पीछे आई इन्वेस्ट 15 years ऑफ माई लाइफ, 15 साल अपनी ज़िंदगी के इन्वेस्ट किए टू अचीव दिस थिंग। हर बच्चे की एक विश होती है कि वो कोई ना कोई चीज़ खुद से परचेज करे। हैवी बाइक का सबको शौक होता है, स्पोर्ट्स कार का सबको शौक होता है। स्पोर्ट्स कार अभी तक नहीं परचेज कर सका, विश है, उसको मैंने नीड में कन्वर्ट किया हुआ, लेकिन महंगी बहुत है। सो पॉइंट इज दिस, गाड़ी है, घर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सो दैट इज अचीवमेंट दैट यू डेली डू। अब जैसे कोई भी चीज़ लॉन्च होती है, यू कैन ईजिली गो फॉर इट। एज बीइंग अ कंपनी हेड, क्या चीज़ अचीव की? एक फैमिली ऑफ टीम जो बहुत मुश्किल से बनती है। एक टीम बनाना, उसको लेके चलना, उसके साथ अप्स एंड डाउन्स देखना, दैट व्हाट आई अचीव। अप्स एंड डाउन्स में कुछ टीम के मेंबर्स आपके साथ चलते हैं, सारे नहीं, क्योंकि टीम के मेंबर्स को ये नहीं पता होता कि व्हाट द ओनर इज गोइंग थ्रू। उसको ये नहीं पता होता कि अच्छा, उस टीम के मेंबर को जस्ट एक सैलरी मिलती है, वो सैलरी कितने प्रोसेस से होके आ रही है वो उसको आइडिया नहीं होता। वो उसको आइडिया है जिसके बैंक अकाउंट से जा रही है। बीच में ऐसे भी होता है, लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल भी 2 दफ़ा हुआ, कि प्रोजेक्ट के पैसे बाद में आने थे, हमें सैलरीज पहले निकालनी थी। तो वो आप कैसे कर रहे थे? हमने क्या किया, जब हमें ये पता लगा तो हम फिर साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते थे। जब हमें आइडिया हो जाए कि 15 दिन में वी कैन रीजनरेट दिस मनी, साइड प्रोजेक्ट से हम ये मनी जनरेट कर सकते हैं, सो वी कैन इजीली पे द सैलरीज। क्योंकि 50 लाख 60 लाख सैलरीज का निकालना इट्स नॉट दैट इजी टास्क। तो अगर फॉर एग्जांपल वो साइड बिजनेस भी आपका फ्लॉप हो जाता है? नहीं, एंटरप्रेन्योर का ये एक फायदा होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि आपका साइड बिजनेस एक नहीं होता, बिल्कुल। यू हैव मल्टीपल साइड बिजनेसेस। एक बंद हुआ, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां। जैसे थिंक टैंक इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसमें 3 कंपनीज चल रही हैं। इंटेलिजेंस इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसमें 5 कंपनीज चल रही हैं। सो नो वन नोज कि हाउ द कंपनी इज गोइंग ऑन, वो कंपनीज रन कैसे हो रही हैं। वो सिर्फ उस बंदे को पता है जिसकी जेब से सारी चीज़ें जा रही हैं। अब जैसे मेगन एक प्रोजेक्ट है, उस मेगन पे एक लास्ट मंथ मैंने तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के आसपास आई लॉस्ट द मनी इन द रिसर्च। लैब्स हैं, लैब्स में आई लॉस्ट द मनी। परेशानी ज़रूर आई थी कि 1.5 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट आपकी और 6 माह का पूरा काम जो था, ये जस्ट गॉन इन अ ब्लैंक। ये आपने आप टोटल बिजनेस में बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपने लास्ट loss क्या किया है? 6 मंथ्स की बात बता रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ्स की एक पूरी एफर्ट थी, जो लास्ट मंथ हमें पता लगा कि टोटल यूजलेस है। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जस्ट गॉन इन अ ब्लैंक कि ये क्या हुआ। अब उस 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को यू हैव टू रीजनरेट, कैसे करोगे? सो उस टाइम पर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको ना स्ट्रेस लेने की आदत हो चुकी होती है। वो स्ट्रेस लेता ज़रूर है, वो उसकी चीज़ें ज़रूर ख़राब होती हैं, डेली लाइफ ख़राब होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली द मनी विल बी रीजनरेटेड। अब जैसे 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गई, हाउ यू गोना गेट दैट बैक इन्वेस्टमेंट? सो जब मुझे पता लग गया कि ज़ाया हो गया है, आई स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट। उसी वक्त ही जब मुझे आइडिया हो गया ये पैसा गया, आई स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट। आई स्टार्टेड विद ज़ीरो। अब उससे अभी तक 17 लाख समथिंग कुछ उसमें आ चुके हैं, लेकिन आई हैव टू कंप्लीट द 1.5 करोड़ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अब वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रातों को फिर जागना पड़ेगा, नई टीम बनानी पड़ेगी। तो जब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ से पता लगती है कि अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो इसकी टारगेट ऑडियंस ये होगी? अच्छा, इसमें कृष्ण मैं एक बात बताता हूँ। टारगेट ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट की होती है, आपको जो प्रोजेक्ट दे रहा है ना उसकी नहीं। जिस कंपनी से आपको अगर हमारा खुद का प्रोजेक्ट जैसे मेगन है, हमें पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आप डायरेक्टली कंपनीज को देते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड, या रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं? रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं। जो सर्विसेज होती है ना, वो डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं जो यूएसए यूके के अंदर बैठी हुई हैं। वो खुद से डेवलप नहीं करती हैं चीज़ें। अब जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो खुद से डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक थर्ड पार्टी से लेता हूँ, मैं ये काम करवा सकता हूँ। अब जैसे चाइनीज़ में एक सबसे बड़ा वेंडर है HTKC का, द बिगेस्ट वेंडर, वो हांगकॉन्ग में बैठा हुआ है।
उसने एक ई कॉमर्स पूरा प्लेटफॉर्म बनवाया है। अब वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसने 2017 में बनवाया था हमसे, अभी तक हम उसको सर्विसेज उसको दे रहे हैं। वो एक ऐसी अमाउंट है जो हमें पता है कि ये 3 माह बाद ये अमाउंट आनी आनी है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि वो किसी और को देगा नहीं। अब वो हांगकॉन्ग की कंपनी का 3 माह के बाद हमारे एक हैंडसम अमाउंट आई, सो वो सर्कल चलता रहेगा। सो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस प्रोजेक्ट की टारगेट ऑडियंस नहीं है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी टारगेट ऑडियंस है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इट। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट की टारगेट ऑडियंस हो जाए ना तो आप प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। प्रोडक्ट का होता है, ये डिफरेंस है इसमें। अच्छा सर, और बताएं, जब आपने कंपनी स्टार्ट की अपनी, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस कहाँ से आए और उसमें आपने कितना लूज किया? अच्छा, सबसे पहला चैलेंज होता है ना एज एन एंटरप्रेन्योर, पैसा क्या है, पैसा किधर से आएगा, पैसा है भी कि नहीं। एंटरप्रेन्योर के पास तो पैसा होता ही नहीं ना। वो दिमाग में एक ऐसा फजूल सा आइडिया लेके घूमता है मार्केट में, टक्करें भी खाता है, लोगों से धोखे भी खाता है, घर से अलग थप्पड़ पड़ते हैं, बाहर से अलग पड़ती है। उस टाइम पर आपको रियलिटी का आइडिया होता है कि देयर इज नथिंग लाइक अ फ्रेंडशिप, देयर इज नो फ्रेंड बिसाइड्स यू। आप खुद के खुद ही से फ्रेंड हो, क्योंकि इफ यू हैव द मनी तो आप बिजनेसमैन है, तो आपके साथ करोड़ों लोग खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। सो पहला चैलेंज ये होता है वेयर टू स्टार्ट। उसमें पैसा नहीं जाया होता, उसमें आपकी सेहत जाया होती है। यू विल लूज योर हेल्थ, यू विल लूज योर स्लीप, यू विल लूज योर एवरीथिंग, योर फैमिली समटाइम्स। आपने क्या खोया? एवरीथिंग। आई लूज द फैमिली, लाइक मैं सुबह जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, आई डोंट इवन नो कि मेरे घर में क्या चल रहा है। आई लूज माई हेल्थ। अब तो मैं फिर से ही होना शुरू हो गया। आई लूज माई हेल्थ इन दैट मच वे कि मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मैंने खाना किस टाइम पे है एंड सोना किस टाइम पे। आई डोंट इवन हैव द स्लीप एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि पैसा था नहीं और मुझे कोई ना कोई अजीबोगरीब पंगा स्टार्ट करना था तो मैंने कर दिया था, और बैकअप करने वाला कोई भी नहीं था। देयर इज समटाइम ये होता है ना कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है। फैमिली आपको तभी सपोर्ट करेगी जब फैमिली का खुद से बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता। If you are the entrepreneur, there is nothing like a family for you. You have to think, you have to find out the way कि पैसा जनरेट करके उसको रीजनरेट कैसे करवाना है। सो अगर ये कोई ज़हन में रखना ना कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है जिसके पास पैसा होगा, पैसा होने के बाद वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो एक ऐसी चेन है जो कभी नहीं खत्म होनी, वो बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं होना। क्योंकि एंटरप्रेन्योर सारी कश्तियाँ चला के मैदान में कूद जाता है। और रही बात पैसे की, वो डेली बेसिस पे ज़ाया होता है, अभी तक होता है। आपको नहीं पता कि आउटकम उसका आएगा नहीं आएगा, आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, यू डोंट इवन नो। आप ब्लाइंडली खेल रहे होते हो। स्टार्ट में तो आप टोटली ब्लाइंड हो। आपका प्रोजेक्ट जाता है नहीं जाता, आपको कंपनी से प्रोजेक्ट मिलता है नहीं मिलता, यू डोंट इवन हैव अ सिंगल आइडिया कि प्रोजेक्ट क्या है। सो पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, आपकी हेल्थ भी जाएगी, everything you will lose, everything. So there is nothing like an entrepreneur besides losing everything. बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, you have to believe what you are. क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद क्या हो। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि यार एंटरप्रेन्योर को तो पीछे से कहीं से पैसा मिल जाएगा, बैंक से मिल जाएगा, पैसा को रिटर्न भी तो करना बैंक को। पैसा लगा दिया आपने, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद क्या है? उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर के पास क्या हो? इफ यू आर अर्निंग द मनी देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वो पैसा कहाँ पे लगाओगे, किस तरह लगाओगे, रीजनरेट कैसे करोगे, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 by 2, नॉट पर 1 by 1, क्योंकि उसका आंसर 1 ही होगा। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 by 2 तो वो इंक्रीज करेगा, और 2 by 2 का मतलब क्या है? मनी एंड योर हेल्थ दोनों कॉम्प्रोमाइज होगी। देयर इज नथिंग लाइक कि आप सिर्फ एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आपके पास पैसा होगा तो अपनी हेल्थ सही करोगे। इफ देयर इज नथिंग लाइक कि पैसा है, आपकी हेल्थ जाएगी। अगर आपकी हेल्थ जा रही है, इट मीन्स कि यू आर अर्निंग समथिंग, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है, आफ्टर 5 years यू विल गॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
नो वन नोज कि आप कहाँ थे, कौन हो, कौन नहीं हो. इवन योर फैमिली विल नॉट गोइंग टू रिकग्नाइज यू कि दिस इज आवर चाइल्ड. ये फैक्ट है. आपको एक ऐसे ताने मिलेंगे कि तूने क्या किया है, तू कर क्या रहा है. इन्वेस्टमेंट आपने अपनी घर से ली थी? नहीं. I start generating the investment when I was in 7th standard. हाँ. Internet. I started my career from MySpace. WikiLeaks में गया. मैंने कंप्यूटर फॉरेंसिक्स किया जिसमें फुटस्टेपिंग आती है. जिस वक्त पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था. I was working with WikiLeaks. I was just in 8th standard. मैं क्या करता था, नेट कैफे के अंदर जो सिस्टम होते थे उनको यूज़ करता था. आई रीडिज़ाइन द फार्मूला कि अच्छा वो जो नेट कैफे में जो कार्ड यूज़ होता है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, उसको रीजनरेट कैसे करना 1 घंटे के बाद, ताकि मुझे ज़्यादा पैसे ना देने पड़े. वो एक थिंकिंग थी कि यार अच्छा ये दुनिया ऐसे काम करती है. सो इंटरनेट इज द ओनली वे थ्रू आई एम अर्निंग द थिंग्स. सो आई स्टार्ट माई अर्निंग थ्रू द इंटरनेट. The internet is the most powerful thing. मैंने सीखा नहीं, मैंने पंगे लिए. So entrepreneur is all about पंगा. There is nothing like कि आपने सीख के आना. आप सीख के आओगे ना, आप entrepreneur नहीं हो, आप businessman नहीं हो. Sometimes ऐसे होता है, मुझे चीज़ें गलत नजर आ रही होती है, मैं just ignore करके बाहर भाग जाता हूँ. मैं इधर उधर हो जाता हूँ. चीज़ को बुरे तरीके से ignore कर दूंगा कि शायद मुझे आती ही नहीं. And many times मैं lose ये करता हूँ. Many times. कि मुझे नहीं आता. लीव इट. मुझे बिल्कुल नहीं आता. मैं शायद गलत कर रहा हूँ. मैं छोड़ देता हूँ. मैं उस बहस में नहीं पड़ता जिसमें बिना वजह की सिर खपाई हो जाए. वो जो बहस पे आप टाइम ज़ाया कर रहे हो ना, वो टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट व्हाट यू विल डू द नेक्स्ट. अच्छा सर, मुझे बताएं, आपने आपकी कंपनी में पहले अगर कोई प्रॉब्लम थी या अब है, और अगर पहले थी तो आपने उन्हें रिजॉल्व कैसे किया? अच्छा, प्रॉब्लम सबसे पहले पता क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है हाउ टू अरेंज थिंग्स ऑन टाइम्स. टाइम पे आप चीज़ें अरेंज कैसे करोगे, पहली प्रॉब्लम ये. दूसरी प्रॉब्लम होती है HR की. HR सॉल्यूशंस, एम्प्लॉयज को मैनेज करना. प्रॉब्लम कभी भी बिजनेस में से खत्म नहीं होती है. If there is no problem in a business, it means कि you are not running the business. So problem is always there in a business. वो डेली का काम है. अगर कोई ये बंदा कहता है there is nothing like a problem in our business, वो झूठ बोलता है. वो फिर बिजनेस नहीं कर रहा, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. क्योंकि अगर उसकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसकी कंपनी से प्रॉब्लम खत्म हो गई, इट मींस कि ही इज नॉट रनिंग अ कंपनी. वो 3-4 लोगों के साथ सिर्फ काम कर रहा होगा. कंपनी में डेली बेसिस पे नई से नई प्रॉब्लम जनरेट होती है. सो देयर इज नथिंग लाइक अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. आपको हर दिन एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. कभी एम्प्लॉय चला जाएगा, कभी एम्प्लॉय वो काम नहीं कर रहा होगा, कोई काम करवा रहा है, वो अगला बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. So these are the things that you face every day. जब आपने पहली कंपनी बनाई तो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी आपकी? ज़ाया कितनी हुई थी ये बता सकता हूँ. जब मैं जब QDTech स्टार्ट किया था 2011 में, तो QDTech में इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक रूम की थी. वो भी क्योंकि आई वाज टीचिंग, और तो मैं इजीली उस रूम को अरेंज कर सकता था. 16,000 के ऊपर हमने रूम ले लिया था. उधर 5 लोग उसे इजीली बैठ सकते थे. आई स्टार्ट मार्केट विद द फ्रीलांसिंग. उस टाइम पर ना एक बहुत मज़े का एक कॉन्सेप्ट आया था इसका, माईस्पेस का. माईस्पेस इज ऑल अबाउट द फ्रीलांसिंग पार्ट 2011 में. तो 5-7 लोग हम बैठ के काम कर रहे थे. तो बीच में धोखे वहीं से स्टार्ट हुए कि धोखा मिलता कैसे, जब किसी को पैसा आता नजर आता है तो बीच में से लोग भागते कैसे हैं. तो 2011 में आई लॉस ओवर लाइक 2.5 लाख ओवर अ प्रोजेक्ट. एक बंदा लेके भाग गया, लॉस होता है. सो स्टार्टिंग में 2.5 लाख का लॉस. 2011 में 2.5 लाख का लॉस. उसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ 16,000 उस कमरे का किराया था. एग्जैक्टली. बस उससे हमने 8 लाख रुपया कमाया महीने में. हम यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अमीर कंसीडर किए जाते थे कि ये पता नहीं कितने अमीर वालिदैन की औलादें हैं, जबकि वैसा कुछ नहीं था. बस ये होता था कि मेरे साथ एक बच्चा, मैं था, एक बच्चा था जो मेरे से सीनियर था. उसको आता कुछ नहीं था, सिर्फ उसके पास जगह थी. उसने कहा मैं ये जगह ले लेता हूँ इतने सस्ते में. मैं कहा ठीक है. सिर्फ
दिमाग को यूटिलाइज किया। कितने टोटल एम्प्लॉइज थे? 5 लोग थे हम सिर्फ। अच्छा। पांचों में से पहले तो 3 भाग गए। ये बड़ा मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा। पहले 2 माह के अंदर तो उन्होंने सही रिस्पॉन्स। प्रोजेक्ट किस हवाले से था? जो हमें पहला प्रोजेक्ट मिला था ना, वो PHP पे मिला था। उस टाइम पे PHP बहुत दिन थी। ठीक है। फिर हमें मिला ASP.NET का, बहुत मजे का प्रोजेक्ट है ASP.NEट का भी। उस टाइम पर .NEट इन हो रही थी, ऐसा का कोर नेट भी आ रही थी। तो व्हेन एक बंदा है, उसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, 2.5 लाख का प्रोजेक्ट आया, ही वेंट अवे। मुझे कॉल आती है कि जी यार आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है। अब उस टोटली ब्लैंक के कब मिला है? कहते हैं उन्होंने फिर मुझे दिखाया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मेरा उसमें नाम नहीं है। मैंने कहा हाउ डिड यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कि कंपनी का ऑनर नहीं है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको पैसे भी पकड़ा दिए। कहता अब आपके पास पैसे हमने पूरा करके देना। इस तरह के चैलेंजेस भी आए। सो अगर इंसान हार जाता है तो वहीं पे मेरी जर्नी खत्म थी। तो मैंने उसको एक माइनर से पैसों में उस टाइम पर वो प्रोजेक्ट बना के दिया। बट आई ऑलवेज द QD टेक कि मैं QD टेक को लेकर नहीं चलूँगा। तो ये बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट या बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं जिसकी आपको पता भी नहीं होता कि अप्स एंड डाउन आएंगे। आपकी कोई कंपनी में ऐसा गैप जिसे आप फिल करना चाहते हैं? ऐसे गैप एज सच बहुत ज़्यादा होते हैं समटाइम्स For आपको example? जैसे आपको एक अच्छा बिल्डर रिक्वायर्ड होता है। बिल्डर इज अ गैप, प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ गैप। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर मिल जाए। अभी हमारे पास 3 लोग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। अब वो अपनी अपनी स्पेसिफिक डोमेन को देखते हैं, लेकिन कंसर्न ये आता है कि वो अपने डोमेन से बाहर निकल के कुछ नहीं देखेगा। उसको कुछ कह दिया ना, सर मेरी भी डोमेन का पार्ट ही नहीं है। मुझे अगर मैं ये चीज़ करके दूंगा तो मुझे इतना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। सो एक्चुअली क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ गैप। एक्सपर्टीज उसकी है उसमें, लेकिन नहीं करके देगा। सो देयर इज ऑलवेज अ गैप इन अ कंपनी। आप उसको फिल करने की कोशिश करोगे ना, तो जो पिछला बंदा वो उसको टिकने नहीं देगा। ये भी एक चैलेंज कह लो, ये भी एक गैप कह लो, दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गैप वगैरह देख रहे हो। आप ये सोच रहे हो यार आज ये गैप कंप्लीट होगा, अच्छा आज इसमें हमने ये काम कर सकते हैं, ये तरक्की करेंगे, ऐसे करेंगे। कोई ऐसी मुसीबत आती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास सर्वर्स लगे हुए हैं, हमारे अपने 5 सर्वर्स हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, वी हायर्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजर रात के टाइम, वो सर्वर हैक हो गया। जिस दिन हायर हुआ उससे उसी दिन सर्वर हैक हो गया। अब उसका देखो मैसेज कितना मजे का आया। सर्वर हैक हुए ऑलमोस्ट 6 घंटे गुजर चुके। सुबह 4 बजे के आसपास उसका मैसेज आया कि सर सर्वर्स हैड बीन हैक्ड 6 hours ago. I was thinking someone with the technical team is trying to resolve it. I didn't try. So ऐसे ऐसे गैप्स हैं। अब वो बंदा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, लेकिन उसे ये मेरा काम नहीं है। ये उसने सिर्फ ये कह दिया भी मैंने 6 घंटे से ट्राई नहीं किया, ये हैक हुआ है। So उसको लग रहा था कोई टेक्निकल टीम उस सर्वर को देख रही होगी। So there is a gap. The gap of working, the gap of honesty, the gap of dignity, the gap of work. ये आप कभी नहीं कंप्लीट कर सकते। हाँ, the gap of money that you always can complete. वो कहते हैं ना, एक कोटेशन होती है, पैसा फेंक तमाशा देख, समथिंग लाइक। तो ये ऐसे ही होता है। So if you are hiring a project manager, तो उसमें कभी ऐसी कोटेशन ना ऐड करें कभी आपने इसी स्पेसिफिक डोमेन के साथ काम करना, वो लॉस होता है। So there is always a gap within the gap. So gap कभी कवर अप नहीं होता। तो आपकी मंथली अंदाजन प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस है तो वो, अगर मैं एम्प्लॉयज़ की सैलरीज निकाल दो, बाकी सारा कुछ कर दो, तो आपको 5.5 मिलियन के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट बच जाती है। ये आप कितनी कंपनीज का बता रहे हैं टोटल ओवरऑल? एक कंपनी का है। कौन सी? थिंकटेक के साथ थिंकटेक के अंदर जो बाकी 3 कंपनी चल रही हैं, सो वी कैन इजीली सेव 5.5 मिलियन। इंटेलिजेंस का 15% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट होता है।
पर मंथ के ऊपर, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर प्रोजेक्ट्स रोबोटिक्स के भी हैं, एआई सोल्यूशन के भी हैं। अब जैसे मेगन का मुझे लॉस हुआ उसमें, तो थिंक टेक प्योर एआई साइबर सिक्योरिटी पे है या उस पर मेडिकल डायग्नोसिस पे, डेटा साइंस पे काम कर रही है। थिंक टेक के और थोड़ा प्रोजेक्ट्स हैं, सो दोनों प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस आता है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप उसको एक कंसाइज करके बता दो, हाँ यार आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट बच सकती है, ये बचती है। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट बची है आप उसको उड़ा नहीं सकते, ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि यू विल नेवर नो कि नेक्स्ट मंथ में कोई डिजास्टर तो नहीं आने वाला। बिल्कुल, ये वेरी नेक्स्ट डे Unpredictable है आपके पास कोई डिजास्टर तो नहीं आएगा, या कोई चीज़ उल्टी सीधी ना हो जाए। सो यू हैव टू थिंक सेफ एवरीथिंग। आप उसमें से एक अपनी हैंडसम वर्ड निकाल दो यार कि मेरा, हाँ मेरे घर का खर्चा इतना है, मेरे खर्चा इतना है, मैं यशी इतने पे कर सकता हूँ, वो निकाल के लगा रखो। लेकिन नेवर एवर यूज ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन बाइंग स्टफ। कभी भी एक्सपेंसिव स्टफ बाय ना करो। पता है, एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक मजे की चीज बताता हूँ, आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाओ। नेवर एवर गो एंड बाय द एक्सपेंसिव वेयर अप। क्यों? क्योंकि आप जो उसमें इन्वेस्टमेंट आया कर रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट अपने पास सेफ रखो। आपने पहने तो कपड़े ही हैं, आपका माइंड चलता है, कपड़े किसी ने नहीं देखने। अंग्रेजों में और हमें डिफरेंस पता है क्या चीज है? दे इन्वेंटेड द ब्रांड्स, वी परचेज द ब्रांड। हम उनको दे रहे हैं पैसा, उसने इन्वेंट कर दिया, उसने क्या किया, वो अंग्रेज का ब्रांड है ना। अभी जैसे एक पर्स है, लुइस समथिंग करके कोई बैग है, द मोस्ट एक्सपेंसिव बैग दैट हैड बीन कंसीडर्ड। वही बैग उससे अच्छी क्वालिटी का किसी पठान से ले लो। पठान क्या करेगा, आपको 1500 में बैग दे देगा। वही बैग मल्टीपल शॉप्स पे 25 से 30 हज़ार का पड़ा हुआ, वो इतना सा बैग है। आपने सिर्फ क्या करना है, वही सेम टैग आपको पठान से मिल रहा है, वही यहाँ से मिल रहा है। नो वन इज गोइंग टू कंसीडर ओके यार आपने लुइस का बैग पकड़ा, वो ओरिजिनल है, मुझे दिखाओ इस पे क्या लगा हुआ। हम गलती क्या करते हैं, हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं। नेवर एवर गो फॉर दैट, क्योंकि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सारा जा रही है विच यू अर्न। आपने सिर्फ अच्छा लगना है ना, किसी अच्छी दुकान से कोई अच्छे कपड़े लो, दैट्स इट। वेयर अप अच्छा कर लो, डोंट गो फॉर द ब्रांड्स। जब तक आप एक लाइफ में स्टेबलाइज नहीं हो जाते, डोंट कॉल फॉर द ब्रांड्स। ब्रांड उन लोगों के लिए जिनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पहले से थी, उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, वो करोड़ों को आगे करोड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी आप कदम रख रहे हो, 2-3 अपने सूट बना के रख लो, अच्छा मीटिंग्स के लिए ये सूट चलते रहेंगे, वो राउंड 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 होते जाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर अपने कोई वेयर अप अच्छे से रख लो, बस जो एक्सपेंसिव ना हो। जो आपको मार्केट से जीन्स 1200-1500 की मिल सकती है, डोंट बाय इन द 4000 कॉस्ट। डोंट बाय कि यार आप 7-8 हज़ार की सिर्फ जीन्स ले रहे हो। उससे नुकसान पता क्या होता है? उससे नुकसान सिर्फ आप वक्ती तौर पे, आपकी जीन्स है, अभी बाहर जाओ मैली हो जाएगी। किसी ने कहना कि यार आपने डेनिम की जीन्स परचेज की है, ब्रेकआउट किया है किसी और की है, किसी को कोई परवाह नहीं है। आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, किस चीज में जा रहे हो, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू यार आपने पेंट कोट कहाँ का पहना हुआ है। किसी ने नहीं पूछना, बिल्कुल ऐसे ही। उसने पूछना कि व्हाट यू हैव इन द नॉलेज एंड व्हाट यू अचीव्ड टिल नाउ। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अगर आपके पास बेस बनी हुई है आपकी कंपनी की, एवरीवन विल गोना वेलकम यू। उसको पता है यार इस बंदे को बुलाना जरूरी है, अदरवाइज हम मार्केट में किसी को इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स द ओनली थिंग जो अपने साथ आपने रखनी है। सो यू विल क्रिएट अ ह्यूज मार्केट ऑफ योर्स। जब आपका जेब में पैसा हो ना, अन्ना पैसा हो, फिर जितने मर्जी ब्रांड बाय करो यार। बिफोर 40 नेवर एवर परचेज अ ब्रांड। आफ्टर 40 जितने मर्जी ब्रांड परचेज करो, क्योंकि आप 40 ईयर्स में यू विल स्टेबलाइज योर लाइफ। आपको पता होगा मेरी लाइफ स्टेबल हो गई है, अब मुझे नुकसान के चांसेस कम है। जितने मर्जी ब्रांड बाय करो, जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा सर बताइए, अगर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना हुआ एज अ बिजनेस, तो आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे? कोई ऐसी चीज़ें हैं कोई
अच्छा, अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना हो, एज एन एंटरप्रेन्योर कोई कंपनी स्टार्ट करनी है या कुछ भी ऐसा करना हो, फर्स्ट पहले तो एक ही चीज़ है कि बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ विदाउट द इन्वेस्टमेंट। पहले तो ये रखना है कि भाई मेरे खुद में कितना जोश है, कितना जज्बा है, या मेरे में कितनी पावर इस है। बिजनेस में कोई स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ स्किल होनी चाहिए। करेक्ट, स्किल के साथ साथ ना अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि यार मुझे ये करना है और करके दिखाना, चाहे लॉस होता है। वंस यू हैव टू स्टेप इन, यू हैव टू कंप्लीट द सर्कल। लॉस होता है, खैर है, लॉस तो आपकी सिर्फ मेहनत ही होगी ना, पैसा तो हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको आइडिया जरूर हो जाएगा कि आप कंपनी चला सकते हो या नहीं चला आप टैक्स, आपके कहने का मतलब है कि कुछ भी टैक्स चला सकते हैं। सर्विसेज से स्टार्ट करें सकते। और Anything फिर यार, बाद anything। में मैं इवन एक मजे की जो बाहर ये लोग रेडियो या ठेले लगाते हैं, ये भी तो एक बिजनेस है, ये भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। बिल्कुल है। वो डेली बेसिस पे निकलता है ये सोच के कि यार आज मैंने इतना कमाना है, वो कमा के लेके आता है। दैट इज अनदर बिजनेस। अगर फकीर भी बाहर निकलता है, वो भी उसका बिजनेस है, उसने मांग के कमाना है, हमें अपने ज़हन से कमाना है। दोनों में ये डिफरेंस है। शेर में ना एक कोटेशन है बहुत मजे की, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर है हाथी की तरह, ना वो चीते की तरह तेज है, ना वो जिराफ की तरह लंबा है, ना वो हिरन की तरह खूबसूरत है, फिर भी वो बादशाह है। उसके पास एक सेंस है। वो सेंस क्या है? वो बिलीव करता है कि मैं बादशाह हूं, तो वो बादशाह है। वो हाथी की तरह ताकतवर नहीं, वो हाथी को हरा नहीं सकता। जिराफ की तरह खूबसूरत नहीं है, वहां ऊंचा लंबा नहीं है, हिरन की तरह खूबसूरत नहीं है, बट उसके पास एक सेंस ऑफ बिलीफ है दैट ही इज द किंग, सो दैट्स व्हाई ही इज द किंग। वो क्या करता है? किसी का शिकार पकड़ लेता है, खुद कभी शिकार नहीं करता। सो एक्चुअली द किंग, जो एक और कोटेशन है कि always shows your ace when the next person is a king. So अपने आप में बिलीव रखना is the only part. अगर कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, even you have to do anything, you have to believe in yourself. सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस कंपनी को लेके, और फ्यूचर प्लान ये है कोई कि प्रोजेक्ट ऐसा? इस कंपनी को वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिकॉर्न बनाना है। कैसे बनाना है? उसके लिए प्लानिंग जारी है। वो कहते हैं ना, हर सीक्रेट रिवील नहीं करते, बट द प्लानिंग इज ऑलवेज देयर। क्योंकि वंस इट विल बी द यूनिकॉर्न, यू विल नेवर हैव टू लूज एनीथिंग। ठीक है, सो कंपनीज को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट करना सीखना है। ऑलवेज make your company into the and indulge your company into the unicorn. Once it will be the unicorn, दुनिया चाहे बाहर में जाए भी ड्यूटी अच्छा, एक कमरे से हमने 16,000 से स्टार्ट करके उसे यूनिकॉर्न में, और इसके पीछे आपकी मेहनत है। मेहनत तो आपकी लगेगी, वो चाहे आपने एक कमरे से 2 कमरे में शिफ्ट होना है, एक कमरे से एक पूरी बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, मेहनत इज ऑलवेज देयर। अगर ये सोचते हो ना कि एंटरप्रेन्योर रातों रात बन जाओगे, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। वो कोई कहानी सुनाएगा, यार आपको मैं बिजनेस स्टार्ट करके देता हूँ, 5 दिन में आपके पास इतना पैसा आएगा। वो पैसा आएगा कभी भी नहीं जब आपके पास अपना खुद का बिलीफ नहीं होगा दैट यू कैन डू समथिंग। सर रनिंग कॉस्ट क्या है आपके बिजनेस की अभी currently? जी तकरीबन आप ये लगा लो कि 60 लाख तो कहीं नहीं गया। 60 लाख तो पानी गिरना जाता है। मंथली तकरीबन 3-4 को 60 लाख, तो 3-4 डेट को 60 लाख निकल जाता है। उसके बाद और इसमें टोटल आता कितना है? उस हिसाब से लगा लो, अगर 60 लाख जा रहा है तो 5.5 मिलियन बच रहा है। बाकी सारे खर्चे निकाल के 5.5 मिलियन अगर बच रहा है, तो इट मींस के 60 लाख की हमने टोटल एक्सपेंस बताया, एम्प्लॉयज की सैलरीज और एम्प्लॉयज की सैलरी, इसके बाद बिल्डिंग एक्सपेंस। बिल्डिंग ऑलमोस्ट बिल्डिंग एक्सपेंस ना होने के बराबर है, क्योंकि वी परचेज दैट। तो इसमें एम्प्लॉयज की सैलरी है, क्योंकि कईयों की सैलरी ज़्यादा है, कईयों की माइनर सी है सैलरी, जो बिल्कुल स्टार्टर होते हैं उसके स्टार्टअप के ऊपर सैलरीज हैं। कुछ लोग शेयर्स पे हैं, सो जो आते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, तो ये 60 लाख वो इन्वेस्टमेंट है जो जाती ही जाती है। तो आपकी कंपनी में शेयर भी हैं किसी और के? आपसे नहीं, शेयर्स भी हैं।
शेयर स्टेक होल्डर भी हैं, शेयर्स होल्डर भी हैं. सो ये वो 60 लाख है स्टेक और शेयर होल्डर को छोड़ के, क्योंकि वो अलग सी कहानी है. और आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं? कंपेटिटर्स सारे ही हैं. अभी करंटली वी आर कम्पीटिंग द QRMD. पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस बाहर का, इंग्लैंड का है. करंटली वी आर कम्पीटिंग QRMD, F3 Solutions, F3 Technologies, ये एक ही कंपनी है. फिर इसके बाद एक और कंपनी है मेडिकी मलेशियन कंपनी है. सो एशिया में अगर मैं एशियन कंसीडर करूँ, AI हम थिंकटेक को 7वें नंबर पे अभी कम्पीट कर रहे हैं, थिंकटेक एक प्रोजेक्ट को. लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर हाउस वो हम अभी पाकिस्तान में बहुत पीछे हैं. क्यों पीछे हैं? हम तकरीबन हो गए कोई 33 स्टेज पे भी हम आ रहे हैं. उसकी रीज़न है डेफसेंस हो गया, नेटसोल हो गया, सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड. ये पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं. ये 3 वाहिद ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके पास एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा है. फिर पैकेजेस की अपनी एक इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, पैकेजेस के अपने एम्प्लॉयज हैं. सॉफ्टवेयर हाउस को रेटिंग मिलती है उसके ISO सर्टिफिकेशन के ऊपर. अभी करंटली वी आर ISO 27000 सर्टिफाइड, 27001 एंड 9001. हमें फिनटेक में अपने आप को कन्वर्ट करना है. यहाँ पे मोस्टली जो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो फिनटेक में जा रहे हैं, फिंचाटेक में कन्वर्ट हो रहे हैं. ISO से सर्टिफाइड ये ISO सर्टिफाइड क्या होता है? कंपनी को ऑफिशियली अप्रूव किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द ISO सर्टिफाइड वी आर कम्पीटिंग ऑन द 33 स्टेज इन पाकिस्तान. एशिया में हम हैं तकरीबन कोई 105. इशू कौन करता है? ये एक यूके की कंपनी है जो ISO स्टैंडर्ड्स को चेक करती है कि इस कंपनी के ISO स्टैंडर्ड हैं. सो वी आर ISO 9001 सर्टिफाइड एंड ISO 27001. ये यूके के स्टैंडर्ड्स हैं, इसके ऊपर आपकी कंपनी बेस करती है. फिर पाकिस्तान में तो हम 33 रैंक पे हैं, एशिया में हम 101 के ऊपर हैं, और पूरी दुनिया में देखा जाए तो पता नहीं शायद कुछ हज़ारों में हम आ रहे होंगे. मेजर रीज़न अभी जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि प्रोजेक्ट की आपकी वर्थ कितनी है. अभी रिसेंटली वी आर डन द प्रोजेक्ट ऑफ $50,000, 3 मंथ्स का एक प्रोजेक्ट था. कौन सी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की? ये AI बेस है. ये टोटल AI का एक प्रोजेक्ट है जो हमने साउथ अफ्रीकन सेनेट को दिया है. अच्छा, तो ये आप करते किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन AI इज ऑलवेज विद द पाइथन लैंग्वेज. मैटलैब के साथ यूज किया डिजाइन दैट सॉफ्टवेयर. अब और सॉफ्टवेयर वो काम किस चीज़ के लिए आता है? वो उनके सेनेट का एक प्रोजेक्ट है. मतलब सेनेटर्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है. डिफरेंट कंट्रीज के वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया. जो कंपनीज होती हैं ना, अब जैसे हम अगर अभी रैंक कर रहे हैं 33 इन पाकिस्तान, तो जो बाकी कंपनीज हमसे पहले आई हुई हैं उन्होंने अपने आप को पहले रजिस्टर किया, उनके प्रोजेक्ट्स की वर्थ ज़्यादा है. मतलब अगर हम 3.5 करोड़ अगर मंथ में अर्न कर रहे हैं, मैं एक कंपनी बताता हूँ, द गेम्स ऑन स्टूडियो, जो 4th नंबर पे आती है पाकिस्तान में. उसका मंथली टर्नओवर 41 करोड़ है मंथली. गेम्स ऑन स्टूडियो का ये 4थे नंबर पे है. सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का 1 अरब से ज़्यादा है. नेटसोल का तकरीबन कोई 2-2.5 अरब के आसपास आता है. डेफसेंस का अपना कोई उस तरह अर्निंग सोर्स नहीं है, वो आउटसोर्सिंग करता है. सो डेफसेंस इन सोर्सिंग में नहीं आता, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस में कंसिडर किया जाता है. सो ये सॉफ्टवेयर हाउस की रेटिंग्स ऐसे होती हैं. फिर 4थे नंबर पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो कराची का एक है, लिक्विड टेक के नाम से. अब वो जो लिक्विड टेक का जो सॉफ्टवेयर है, लिक्विड टेक का जो सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका जो मंथली टर्नओवर है $1 बिलियन के आसपास आता है उसका भी, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं है. सो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट IT हब करंटली, लेकिन हम लोगों को वो आइडिया ही नहीं है कि वो IT हब है किधर. सिर्फ हम लोग ये सोच रहे थे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, जबकि यहाँ पे डेफसेंस में एक, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, हम सैलरी एक बंदे को पे कर रहे हैं 2.5 लाख, वो जस्ट बैचलर्स उसने किया हुआ, जस्ट बैचलर्स. बहुत उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है. डेफसेंस में एक एम्प्लॉय है, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसको डेफसेंस के ऑनर ने ये जो ऑडी की ई-ट्रॉन है, ई-ट्रॉन वो वाली भाई की बात नहीं, जो साथ वो
उससे पहले वाली जो ईट्रॉन है वो उसने उसको गिफ्ट दी है। अच्छा। अब उसके बाद इतना पैसा है तो उसने उसको गिफ्ट दिया ना। प्योर लॉजिक का जो सीटीओ है उसके पास ये लेजेंडर है फॉर्च्यूनर की। इट मींस कि प्योर लॉजिक इज अर्निंग द हैंडसम अमाउंट, दैट्स व्हाई वो कंपनी उसको अफोर्ड कर रही है। सो पाकिस्तान में कंपनीज के पास पैसा हो रहा है, सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि एक्सप्लोर करें कि वेयर इज द मनी। अच्छा सर, आप अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कुछ ऐसी स्पेसिफिक सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं आपके कंपेटिटर से? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी क्यूर एमडी की, और बाकी सारे जो हमारा मेजर कंपैटिटर है दैट इज द क्यूर एमडी एक प्रोडक्ट के अंदर। सो कौन सा है वो सर्विस? हमारी मेगन की है, मेडिकल 3 ऑटोमेशन सिस्टम है एक, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, इसमें 750 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन है किस चीज़ का? ये प्रोजेक्ट है थिंक टैंक के अंडर और इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, आपकी मेडिकल सर्विसेज को ऑटोमेट कर रहे हैं। अगर किसी को फार्मेसी से कोई मेडिसिन चाहिए तो वो आपसे देखेगा कि इस फार्मेसी पे ये मेडिसिन पड़ी हुई है, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे जाएगा। ठीक हो गया। ये किस लैंग्वेज में गा रहे हैं आप? पाइथन है, पाइथन है, पीछे मैटलैब है, या इसके फ्रंट इंटरफेसेस बनेंगे, फ्लटर डार्ट के प्रोग्रामिंग बनेंगे। तो ये पूरी दुनिया का होगा या स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए होगा? पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं, और इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन हम पाकिस्तान में भी लॉन्च करेंगे तो 300 PKR होगी, जिसमें उसको मेडिकल चेकअप भी मिलेगा, उसको बहुत सी और फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी हम कम्पीट सिर्फ क्योर एमडी को कर रहे हैं, F3 टेक्नोलॉजीज़ को कर रहे हैं, या मेडिको को कर रहे हैं। सो दीज आर द मेजर कंपनीज दैट वी आर कम्पीटिंग इन। जो बाकी हैं उनके टेक स्टैक दूसरे हैं, उनके टेक स्टैक डिफरेंट है। सो उसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें HRM सिस्टम है, तो HRM सिस्टम हम नेटसोल से कम्पीट कर रहे हैं, प्योर लॉजिक से कर रहे हैं, नेक्स्टब्रिज से कर रहे हैं, फिर इसके बाद एपगीनी से कर रहे हैं। कोई ऐसी सर्विस जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज यू ऑफर? वो हमारे पास एक सोल्यूशन है HRMS का, क्योंकि मेगन पे तो भी पैसा लग रहा है। सो HRMS इसका जो हमारा अपना मेजर एक सोल्यूशन है वो अगर आपने इंट्रोड्यूस करवा दीजिए या करवा मेगन पे वी आर वर्किंग ऑन। मेगन पे हम सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने मार्केट में इनिशिएट कर दिया हुआ है, लेकिन इसको हमने लॉन्च करना है। वी आर गोइंग टू लॉन्च इट इन जनवरी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ही करेंगे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जनवरी 2024 में। और ये पाइथन पे कर रहे हैं सारा? पाइथन है, मैटलैब है, फ्रंट एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज पे बनता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक हो गया। सो ये है। तो आपने जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी सर्विसेज आपने कस्टमर को फ्री प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देना? अच्छा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते थे उस टाइम पे। अच्छा, उसकी डोमेन और वो परचेज करता था। अच्छा। तो बाकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती थी, थीम वगैरह वो सारा कुछ आप करते थे? वो मुफ्त में बना फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट? वो मुफ्त में बना के देते थे स्टार्टिंग में, ताकि मार्केट में इन होने का एक चांस होता है। दैट्स द ओनली वे दैट वी कैन गेट इनसाइड द मार्केट। अच्छा, आपकी परसेंटेज आपने जैसे बताया कि आप पाकिस्तान की कंपनीज को भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर भी, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो मंथली कितने क्लाइंट्स आपके पाकिस्तान से और कितने इंटरनेशनल? पाकिस्तान से सीधी सीधी बात है, सिर्फ 2 हैं। अच्छा, ठीक है, जो काफ़ी देर से चल रहा है। ठीक है। सो जो बाहर के हैं वो मंथली चेंज होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं, लेकिन तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से कि उनका प्रोजेक्ट यस प्रोजेक्ट के हिसाब से होते हैं। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं हमारे पास अभी 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जिसका एक प्रोजेक्ट जो है वो $25,000 का है, एक का है $15,000 का, एक का है तकरीबन $1 लाख का। किसके रिलेटेड है वो? प्रोग्रामिंग ही है, डिफरेंट सॉल्यूशंस उनको बना के दे रहे हैं। ठीक है। वो उनकी कंपनी को जो चीज़ तो रिक्वायर्ड आप होती है। ज़्यादा टाइम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? पाइथन, आर? ये डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट किस में बड़ी आसानी से यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है। क्योंकि एज बीइंग अ डेटा एनालिस्ट अगर देखा जाए तो हम पाइथन को या मैटलैब को यूटिलाइज करते हैं, सो मैटलैब को ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एज बीइंग अ डेटा एनालिस्ट नहीं होता कोई, तो फिर हम उसको रीफ्रेम करते हैं कि किस लैंग्वेज में चाहिए, रिएक्ट में चाहिए, रिएक्ट नेटिव में चाहिए, फ्लटर डार्ट में चाहिए, गूगल में चाहिए, गूगल प्रो में चाहिए। सो वी कैन रीइनिशिएट दैट। अच्छा, तो अगर स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करें तो आपकी कंपनी कितना रेवेन्यू ऑलमोस्ट कर लेती है? जनरेट कर लेती है जी, डिजिटल मार्केटिंग से? डिजिटल मार्केटिंग से रेवेन्यू तकरीबन यार 1 करोड़ के आसपास रीजनरेट हो जाता है 20 लाख की मार्केटिंग लगाने के बाद। 20 लाख की मार्केटिंग लगाने के बाद 1 करोड़ के आसपास जनरेट होता है। ठीक है। तो आप जो अपने सॉफ्टवेयर हाउस के एड्स हैं वो इंटरनेशनली चलाते हैं? एड्स हम नहीं चलाते,
एड्स ऑन नहीं क्योंकि एड्स इस वजह से नहीं चलाते क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंटेज बेस्ड है, क्योंकि एड्स लाएंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस की वर्थ खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके पास में रेगुलर क्लाइंट्स आ जाएंगे जिसने स्टार्टिंग बिजनेस में वो कहते हैं ना पाकिस्तानी क्लाइंट आएगा यार मेरे को 15,000 है ये प्रोजेक्ट कर दो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं फिर। ठीक है। क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जब आप किसी को पोर्टफोलियो सेंड करते हो उसमें सारे अगर पाकिस्तानी प्रोजेक्ट लगे होंगे वो 10 से 15,000 25,000 पर मंथ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसका क्या फ़ायदा आपको? तो वो प्रोजेक्ट एक थोड़ी होता है, वो चाहे 1000 भी आ जाए लेकिन वो पाकिस्तानी क्लाइंट तंग बड़ा करता है, मतलब उसने आपका सिर खा लेना है। एक छोटी सी अमाउंट के पीछे वो आपसे 2-2.5 लाख रुपए का काम करवा जाएगा। ठीक है। ये ऐसी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो आपके ग्रोथ प्लान्स आपका यही है कि नहीं, डिफरेंट ग्रोथ प्लान्स होते हैं, ग्रोथ प्लान्स टोटल डिफरेंट होते हैं, हर कंपनी का डिफरेंट ग्रोथ प्लान होता है। वो कंसीडर किया जाता है कि उसने ग्रोथ प्लान पे किस तरह काम करना है, क्या करना है, कैसे देखना है, ये चीज़ है। तो आपकी बता सकते हैं आपकी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज इस वक्त क्या हैं? अभी हमने रिसेंटली अपनी जॉब ओपनिंग की हुई है, अच्छा, किसके लिए? डेटा साइंस में भी है, फिर इसमें डिजिटल मार्केटिंग में भी है, फिर एआई के अंदर है, फिर हमें एचआर के 2 सॉल्यूशन वाले बंदे चाहिए, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, बिल्डर चाहिए एक, तो ओपनिंग तो है। बेस्ट थिंग ऑफ योर बिजनेस लाइक किस सेंस में? इस सेंस में आप ले लें कि कोई ऐसी चीज जो कि आपने कहा हो कि ये बिजनेस करके तो मैंने ये बेस्ट चीज है जो मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं एंटरप्रेन्योर ही रहूँगा। ये जब व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक समथिंग फॉर अदर्स, लाइक सोल्यूशन है किसी को बना के देना, मेडिकली उसको इम्प्रूव करना, तो दैट वाज द ओनली वे। जब आई वाज वर्किंग एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इन क्यूरिंग के ऑटिज्म क्या होता है, सो व्हेन आई स्टार्ट डिस्क्लोजिंग द थिंग्स तो मुझे आइडिया हो गया कि यार अच्छा यार इसमें करने से बड़ा फ़ायदा है, फिर मैं इसी में एज एन एंटरप्रेन्योर टेक किया। तो एज अ सीईओ आपको क्या चैलेंज लेना है अपनी कंपनी में? डेली बेसिस पे कोई नया होता है, डेली बेसिस पे कोई नया होता है, सो किसी एक चैलेंज को रखा है यार ये चैलेंज आएगा, नहीं, डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो आपने डेली बेसिस पे कभी फाइनेंशियल चैलेंज आएगा, कभी एम्प्लॉय का आएगा, कभी ये आएगा, कभी वो आएगा, सो डेली बेसिस पे कोई ना कोई लेटेस्ट चैलेंज आता है और यू हैव टू टैकल इट, क्योंकि जो बिजनेसमैन है ना उसको चैलेंज आएगा ना तो वो सिर्फ दीवार में मारता है, एंटरप्रेन्योर धक्के खा चुका होता है, उसको परवाह नहीं होती है, चैलेंज आ गया तो ठीक है सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो। ये डिफरेंस है। आपके टोटल एम्प्लॉयज आपने बताया 250 हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।